हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज और आप सभी का कोहेरेंट इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज के पार्ट 2 में स्वागत है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश का, जो मोस्ट VVI और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और साथ में सब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। अगर इस वीडियो सीरीज को आप देख लीजिएगा तो 80 to 85% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा इशारा को समझिए। ये जो गेस्ट पेपर है हम निकाल सकते थे आपको अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में निकालते, लेकिन इसको निकाला है मैंने दिसंबर के महीने में। क्यों निकाला है? कुछ तो है, इसको समझ लीजिए। हर चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ तक कि हम आपको जो है अब इसका जो PDF फाइल है वो भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं उसको समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला जो पार्ट है इसका वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसको पहले आप देखिए। उसके बाद जो है ये जो वीडियो है यानी पार्ट 2 है उसको देखना स्टार्ट कीजिए। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 41 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 90 तक को, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव है मोस्ट VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 41, बेंजी वांटेड हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी वांटेड टू बाय हिज पेरेंट्स लैंड। ये जो है द अर्थ का जो मेन कैरेक्टर है बेंजी, जॉनसन का बेटा बेंजी, वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि वो अपने माता पिता की लैंड जो 4 एकड़ है उसको जो है बाय कर ले, यानी कि परचेज कर ले। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है पल्स एस बक वाज अ या एन बाय बर्थ। यानी पल्स वह बक जो थी, जो कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज की लेखिका है, वो क्या थी? अमेरिकन थी बाय बर्थ, यानी कि जन्म से उनका जो नागरिकता है वो कहाँ का है? अमेरिका का है। लेकिन ये जो है एक मिशनरी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ये मिशनरी फैमिली जो है कहाँ रहती थी? चाइना में। तो जन्म इनका अमेरिका में हुआ, लेकिन ये पली बड़ी जो वो कहाँ हुई? चाइना के अंदर हुई। समझ में आ गया? तो कभी कभी आपको जो है एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में, और वो ये कह सकता है पल्स बक वाज ब्रिंग एंड ब्राउट अप इन कहाँ? अमेरिका। नहीं, पल्स जो बक है, पल्स एस बक है, वो जो है अमेरिका के अंदर पैदा हुई और ब्रिंग एंड ब्राउट अप इन चाइना, यानी कि चाइना के अंदर इनका पालन पोषण हुआ। समझ में आ गया? दोनों अलग चीज़ है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 43 का द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। ये जो है किसका है? मैरिज प्रपोजल का है, और लोमोव जो है उसकी डॉग का नाम क्या था? गेस, GUESS, गेस। गेस पेपर तो गेस किसका नाम था? लोमोव्स का डॉग जो है, यानी जो कुत्ता है उसका नाम था। द नेम ऑफ नतालियाज डॉग, यानी नतालिया जो है उसकी कैरेक्टर, उसका जो कुत्ते का नाम क्या है? लीप, LEAP, लीप। लीप का मतलब क्या होता है? लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। तो ये इसके कुत्ता का नाम क्या था? लीप था, नतालिया के। उसके बाद देखिए 45वां जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है ओ हाउ फेबल इज मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आर नॉट और लॉस्ट रिकॉल। ये जो लाइन किसका है? ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का दिया हुआ है। तो ये जो लाइन है वो किसका है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डॉन। अगला जो है ऑब्जेक्टिव आपका है लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन की किताब का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसके अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी है। तो ये जो कलेक्शन, जो किताब जो है लीव्स ऑफ ग्रास, ये कलेक्शन किसका है? इसमें जो कविता है वो किसकी है? वॉल्ट विटमैन की। समझ में आ गया? अगला जो है ऑब्जेक्टिव वो है द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड इज टेकन फ्रॉम स्नेक। ये जो लाइन है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब यहाँ पर शिक्षा नहीं हुई, यहाँ पे एजुकेशन का मतलब हुई हमारी जो परवरिश में जो हमारी माँ बाप हमको सिखाता है, उसने कहा कि ये जो सांप है इसको मारना चाहिए। तो ये लाइन कहाँ से दिया गया है? द स्नेक से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 नंबर लीमिया एंड हाइपरसन आर रिटन बाय। लीमिया और हाइपरसन जो है, जो पोएम की किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। T.S. एलियट इज़ अ पोएट। T.S. एलियट जो है वो 20th सेंचुरी, मतलब कि 20वीं शताब्दी के जो महान जो पोएट हैं, उस पोएटों में इनका जो शुमार किया जाता है, इनकी जो है गिनती की जाती है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 50 द पोएटेस्ट इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द फ्रोजन ईयर। फ्रोजन ईयर यानी कि जो उनकी जो नानी का जो घर है जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो ये जो लेखिका है वो बचपन में अपने नानी के घर पे जाती है बंद घर में, और उसकी खिड़की से जो है वहाँ की जो सर्द हवा है, वहाँ की जो जमी हुई हवा है, उसको जो है फील करना, उसको सुनने की कोशिश करती है। समझ में आ गया? तो ये जो लाइन है वो कहाँ से दिया गया है? ग्रैंड मदर हाउस से। और लेखिका जो है क्या करना चाहती है?
टू लिसन टू द फ्रोजन ईयर। समझ में आ गया। अगला देखिए जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यस्टरडे नाइट द सन वेंट इज़ अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से, तो यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस, ये जो लाइन है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। अगला जो है ऑब्जेक्टिव आपका वो है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस इज नोन एज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट नाम से इसको जो है जाना जाता है, यानी कि इंग्लिश के जो इतिहास में, इंग्लिश की जो इतिहास है उसके अंदर जो वॉवेल का जो चेंजेस हुआ है, जो वॉवेल में चेंजेस आई है, उसको हम लोग जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अनटचेबल एंड कूलीज आर रिटन बाय मुल्क राज आनंद। अनटचेबल और कूली जो है मुल्क राज आनंद से लिया गया है। तुगलक इज़ रिटन बाय ग्रीस कर्नाट के द्वारा जो है ये जो नॉवेल है वो लिखा गया है। लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। तो देखिए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज जो है कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, यानी सबों के लिए, मतलब कि दुनिया में के लिए जो इंग्लिश होती है वो कहलाती है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, और जो नेटिव स्पीकर होती है उसकी अलग इंग्लिश होती है। समझ में आ गया। अगला जो है ऑब्जेक्टिव आपका वो है द रोमांटिक रिवाइवल इज़ ऑफ्टन एसोसिएट विथ। रोमांटिक रिवाइवल जो होती है जिसके अंदर रोमांटिक जो होता है, मतलब कि रोमांस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको जो एसोसिएट किया जाता है, मतलब उसको किससे एसोसिएट किया जाता है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो जो है रोमांटिक रिवाइवल के जनक माने जाते हैं। समझ में आ गया। अगला जो है ऑब्जेक्टिव 57 द लाइन इन द हर्ट एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो है द सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रोक की लिखी गई पोयम है, उससे लिया गया है। उसके बाद देखिए 58 जो ऑब्जेक्टिव है वो है बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन ईयर। यानी कि बर्टन रसल को नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के अंदर कब दिया गया, 1950 ईस्वी के अंदर दिया गया। याद रखिएगा इसको। द वाइट टाइगर इज रिटन बाय अरविंद अडिगे। ठीक है। अगला जो है ऑब्जेक्टिव वो है इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500, मतलब कि अंग्रेजी जो है जो 1500 ईस्वी से चली आ रही है, 1500 ईस्वी से जो इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी इंग्लिश कहलाती है, मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। ठीक है। उससे पहले की 1066 से लेकर 1500 ईस्वी तक की जो इंग्लिश है वो जो है मिडिल इंग्लिश कहलाती है, और उससे बाद 1066 से के बाद की जो से पहले की जो इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। देखिए कितना बेहतरीन लाइन है, और ये लाइन जो लिया गया है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुइज्म यानी जो हिंदू धर्म है, हिंदुत्व जो है उसके अंदर कुछ तो है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव, जो अभी तक इसे जिंदा रखी हुई है। बहुत सारी सफ्ता। देखिए पार्शियन एम्पायर थी, जो कि पारसी की एम्पायर थी, मतलब कि दुनिया की सबसे सुपर पावर अगर मानी जाए तो रोमन एम्पायर और पार्शियन एम्पायर थी, वो ख़त्म हो गई। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई, इजिप्ट का अब उतना नाम नहीं, ये सब सुपर पावर था, ये ख़त्म हो गया। लेकिन हिंदुइज्म यानी कि हिंदू जो है धर्म, वो धर्म अभी तक टूटी फूटी ही सही, लंगड़ी लुल्ही ही सही, लेकिन अभी अपने जो है सो अस्तित्व पे अभी तक जो है टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? क्योंकि इसमें कुछ है जो कि अभी तक टिकी हुई है। ये लाइन जो लिया गया है वो है आपको गांधी जी के द्वारा लिया गया है, और ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी यूट्यूब चैनल पे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज़ माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वीडियो दी हुई है, आप इसको पढ़िए, पढ़ लीजिए। हम इसमें क्वेश्चन आंसर याद करने को नहीं बोल रहे हैं आपको, समरी याद करने को नहीं बोल रहे हैं आपका, ना ऑब्जेक्टिव याद करने को बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में सिर्फ 3 चैप्टर जो है जो कि इंडियन राइटर ने लिखा है, और आसान है, बड़ा मजा आएगा। पढ़िए, लाइन बाय लाइन हम लोग ट्रांसलेट करके इसको पढ़ाएं। चले जाइएगा यूट्यूब पे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, भारत इज़ माय होम कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, या फिर अ पिंच ऑफ स्नफ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, आई हैव अ ड्रीम पिंच कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। पूरा हम लोग चैप्टर को समझाएं, 1-1 घंटे का पूरा कंप्लीट एक चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। आप इसको जो है पढ़ सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड करके, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 62, एंड एज वी वॉक वी मस्ट
वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड, यानी कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये अहद करेंगे, हम ये ठान लेंगे। प्लेस करना मतलब कि अपने आप में जो संकल्प लेंगे, ठान लेंगे, अहद करेंगे कि वी शैल, कि हम हमेशा जो है आगे ही बढ़ते रहेंगे। ऑलवेज मार्च, मार्च करना मतलब कि बढ़ना, अहेड का मतलब आगे, तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो लाइन लिया गया है वो है आई हैव ड्रीम से लिया गया है। और मार्टिन लूथर किंग जब जो अपनी धरना प्रदर्शन में ये कहते हैं अपने जो अनुयायी हैं उनको कि अभी नहीं जाना तो मत जाइए, अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हम हमेशा मार्च करेंगे। मुसीबत आ सकती है, पुलिस ब्रूटैलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, मार्च करेंगे, मतलब आगे ही बढ़ते जाएंगे लाख मुसीबत के बाद भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी कि हमारे जो बाप दादा थे उसने मशीनरी का, मशीन का इस्तेमाल करना हमें नहीं सिखाया। हमें जो खेत जो है बैल से ही जो है जोतने को कहा गया, या हल से ही जोतने को कहा गया। क्यों किया हमारे बाप दादाओं ने मशीनरी का इस्तेमाल, उसको प्रचार प्रसार के लिए क्यों नहीं बढ़े आगे? क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं थी? नहीं, हमारे अंदर दिमाग थी, लेकिन बिकॉज दे न्यू, वो जानते थे, इफ़ वी वुड बिकम स्लेव, इफ़ वी वुड, अगर हम ऐसा करेंगे, बिकम स्लेव टू इट, हम इसके गुलाम बन जाएंगे। यानी कि मशीन का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम मशीन के गुलाम बन जाएंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये भी लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश, यानी कि नई तरह की जो इंग्लिश है जिसके अंदर सब में मिक्सअप करके अभी इंग्लिश बोली जा रही है, उस इंग्लिश को जो सारी दुनिया में बोली जा रही है उसे हम लोग न्यू इंग्लिश कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो यंगर है। यंगर का मतलब जवान है, ऐसा नहीं। यंगर का मतलब हुआ कि जो संस्कृत है और जो पर्शियन है, मतलब जो फारसी जो है, फारसी और संस्कृत जो भाषा है उससे नई भाषा है। मतलब इंग्लिश नई ईजाद हुई है, वो हिंदी के आसपास में जो है ईजाद हुई है, लेकिन संस्कृत और जो फारसी भाषा है ये बहुत ही पुरानी भाषा है। ये बहुत पहले जो है ईजाद हो चुकी थी, दुनिया के अंदर आ चुकी थी। तो इंग्लिश जो है यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड जो है, जो आपकी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो किसके द्वारा लिखी गई है? बर्टन रसल के द्वारा लिखी गई है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जॉन डॉन इज अ पोइट, मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डॉन जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट के लेखक थे, ये जनक थे। इन्होंने ही मेटाफिजिकल जो पोयम है उसका इजाद किया था। ऑब्जेक्टिव नंबर 68, द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम। ये जो एंड द नाइटेंगल इज डम जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ये भी जो पोयम है उसे हम पढ़ा दिए, आप जाके देख सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, अपने आप आपको आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, मतलब कि उसको देख लीजिए उस वीडियो को, ताकि आपको जो है एकदम दिमाग में अट जाएगा वो जो है पोयम। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 69, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये जो लाइन लिया गया है वो लाइन लिया गया है आपको भारत इज माय होम से, दूसरा नंबर जो चैप्टर है तो उससे लिया गया है। ठीक है, अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है वॉल्टर डे ला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी वॉल्टर डे ला मेयर जो है हमें इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो हम लोग जो आधुनिक जीवन जो जी रहे हैं उसका जो ह्यूमन कंडीशन है, मतलब उनकी जो बुराई है उसके बारे में हमें अवेयर करवाते हैं। कौन? वॉल्टर डे ला मेयर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 71, द वेस्टरलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। वेस्टरलैंड नाम की जो पोएम की किताब है वो किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? इट इज़ कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट्स। टी.एस. एलियट्स जो है मैकविटी द मिस्ट्री कैट के जो लेखक हैं, के जो पोएट हैं, उनके द्वारा जो है ये पोएम की किताब वेस्टरलैंड लिखी गई है। वॉल्टर डे ला मेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1873। वॉल्टर डे ला मेयर जो है वो 1873 ईस्वी में जन्म लिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैकबेथ और जूलियस सीजार आर रिटन बाय। मैकबेथ और जो है जूलियस सीजार वो किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। शेक्सपियर जो है उनके द्वारा ये दोनों नाटक लिखी गई है। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स। सेबी की जो हॉबी थी, सेबी का जो शौक था वो क्या था? कलेक्टिंग करना, मतलब कि
इकट्ठा करना, क्या चीज़, गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है, कद्दू, तो कद्दू इकट्ठा करना सेबी की जो है हॉबी थी। समझ में आ गया। अगला देखिए 75, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। ये ग्रेट वॉवेल जो शिफ्ट हुआ है, ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट नाम की जो चीज़ हुई है वो कब हुई है, मिडिल इंग्लिश की जो पीरियड है 1066 से 1500 ईस्वी, इसके बीच में जो है वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। ठीक है। अगला जो है ऑब्जेक्टिव 76, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये जो लाइन है वो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं वो कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन। तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला जो है ऑब्जेक्टिव आपका वो है, एज वी वॉक वी मेक द प्लेस। प्लेस का मतलब अहद करना, ठान लेना, संकल्प लेना, या वो अपने आप को ठान लेना किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेस कहते हैं। तो एज वी वॉक, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वी मैक प्लेस, हम ये ठान लेंगे, यानी हम अपने दिल में ये संकल्प ले लेंगे, दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये लाइन अभी भी ऊपर भी आया है और नीचे भी आया है। ये लाइन किस लाइन से लिया गया है, ये जो है सो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव 2 बार आए तो आप समझ जाइए कुछ तो है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। द ईयर मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कौन सा साल था जो ओल्ड इंग्लिश का मार्कअप कहलाता है। 1066 में आपको बोल रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश 1066 से पहले का जो है वो जो है क्या कहलाता है, ओल्ड इंग्लिश कहलाता है। और 1066 से लेकर 1500 ईस्वी तक जो है वो क्या कहलाता है, मिडिल इंग्लिश कहलाता है। तो आपको याद इतना ही रखना है कि 1066 से 1500 ईस्वी तक जो है वो मिडिल इंग्लिश कहलाया, और 1500 के बाद वाला जो है सो मॉडर्न इंग्लिश, और 1066 से जो पहले वाला वो जो है ओल्ड इंग्लिश कहलाया। तो अगर इसको याद कर लीजिएगा तो आपका एक ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। सेबी's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड, यानी सेबी के जो पेरेंट्स थे, सेबी के जो माता पिता थे, वो जानते थे कि ही ऑफन, यानी कि वो हमेशा जाता है, वेंट आउट मतलब बाहर जाता है, टू बाय हिमसेल्फ अपने लिए खरीदने के लिए, क्या चीज़, कद्दू। मतलब सेबी को कद्दू का शौक था, उस पर नक्काशी करना, मतलब उस पर जो चित्रण करने के का शौक था, तो वो तरह तरह की जो कद्दू लाता था उस पर चित्रकारी करता था। तो वो हमेशा जो बाहर जाता था, किस लिए जाता था बाहर, ताकि कद्दू खरीद कर ला सके। समझ में आ गया। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट इन द रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, यानी जो एडवर्टाइजर होता है, जो एडवर्टाइज, जैसे हम अपने कोचिंग का एडवर्टाइज करवाएंगे किसी न्यूज़पेपर में, तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम योगदान देंगे किसको, न्यूज़पेपर की जो रेवेन्यू होती है, न्यूज़पेपर की जो इनकम होती है, उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एडवर्टाइज़र जो होता है, जो एडवर्टाइज करवाता है, वो जो है न्यूज़पेपर की जो इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, उनकी जो आय होती है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि योगदान देता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। बेंजी केप्ट हिज हैंड इन सेल्फ मेड वायर कूप, यानी बेंजी जो था वो जो है अपने से खुद से बनाया हुआ जो एक वायर मतलब तार का बना हुआ जो एक घर होता था, उस घर के अंदर जो है केप्ट करता था, मतलब रखता था किस चीज़ को, हेन को, यानी कि मुर्गी को। समझ में आ गया। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो 82 ऑब्जेक्टिव देखिए, द वेरी वर्ड कलर्स रिमाइंड मी द वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इंडियन लाइफ। ये जो लाइन है वो लिया गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज से लिया गया है, पल्सेस बुक के जो यात्रा वितांग है, ट्रेवल लॉग है, उसके अंदर से लिया गया है। 83 को देखिए, एडवर्टाइज़र कंट्रीब्यूट इन रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, यानी जो एडवर्टाइज़र होता है, अभी हमने समझाया कि जो विज्ञापन दाता होते हैं, जो विज्ञापन देते हैं, वो न्यूज़पेपर की जो रेवेन्यू होती है, उसकी जो इनकम होती है, उसकी जो आय होती है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि योगदान देता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 84, एंटन चेकव कॉमेडीज़ आर बेस्ड ऑन ह्यूमन वीकनेस, यानी एंटन चेकव की जो कॉमेडी होती है वो इंसान की जो कमजोरी है उसके ऊपर आधारित होती है, यानी वो इंसान की कमजोरी को पकड़ते हैं और उसका जो है कॉमेडी बनाते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 85, चेकव ब्राउट हिज डॉग फॉर 85। ये चेकव जो है वो कौन है, नतालिया का पिता। तो नतालिया का पिता जो था, जो उसके जो कुत्ता का नाम था लीप, उसको कितने में खरीदा था, 85 रबल्स में। रशियन रुपीज़ को रबल्स कहते हैं, तो 85 रबल में मतलब कि 85 रशियन रुपीज़ जो है उसके अंदर इसको खरीदा था। 86 वाल्टर डिलामेयर वाज ऑनर विथ
ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम की जो पुरस्कार है उससे उनको ऑनर किया गया, मतलब उसको सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1953 में। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया? क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा सम्मानित किया गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 87 नंबर ऑब्जेक्टिव है, गेव वंस हर फ्लावर टू लव इज फ्रॉम। गेव वंस फ्लावर टू लव जो है ये किसका जो है सो लाइन है? ये लाइन जो है द सोल्जर का है, रूपर्ट ब्रूक की उस जो पोएम है उसका दिया हुआ ये लाइन है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैकियावेली हैज़ ब्रोकन एवरी लॉ, ह्यूमन लॉ। मैकियावेली ने इंसान के बनाए सारे कानून को तोड़ दिया। ये जो है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से लिया गया ये जो है लाइन है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 89, समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ इज फ्रॉम। यानी कोई था जो मुझसे पहले आया था मेरे वाटर ट्रफ। ट्रफ का मतलब होता है जो नाद होता है जिसके अंदर जो गाय बैल भैंस को जो है हम लोग पानी पिलाते हैं, नाद जो बना होता है सीमेंट का, उसको कहते हैं। तो कोई जो था जो हमारे नाद में पहले आया था, वो ये जो लाइन लिया गया है वो लाइन है द स्नेक से लिया गया है। और सबसे अंतिम और आखिरी ऑब्जेक्टिव नंबर 90, द डिसेंडेंट एंड द ओल्ड प्ले हाउस इज रिटन बाय। डिसेंडेंट्स और ओल्ड प्ले हाउस, ये जो कविता की किताब है वो लिखी गई है किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी आपको, और आप जो है तीसरा वीडियो देखना मत भूलिए। और अगर अभी आप स्टूडेंट हैं 12वीं के और अभी तक आपने कहीं भी कोई भी कोर्स को इनरोल नहीं किया है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर 200 रुपीज़। बस 200 रुपये में पूरी किताब पढ़ा देंगे आपको, पूरा रेनबो उसका जो प्रोज है, पोइट्री है, और प्लस जो है आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है वो किताब पूरी पढ़ा देंगे। और ये गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगी, आराम से घर पर बैठकर जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं। 85 to 90, 80, 85, 90 मार्क्स तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पिछली बार जो हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं 214, अगर उसको देखना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सअप नंबर है 9065829862। इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिक आपको लिंक चली जाएगी। 214 बच्चा कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से पास किया था 2021 में, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो था निशांत सत्यम का था 93% मार्क्स। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा। तो आप भी अगर 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 200 रुपीज़ में। बस 200 रुपये में आपको सारी कंप्लीट कोर्स करवा के हम लोग आपको दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इनरोल करवाएंगे। इनरोल करने के लिए 9065829862 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर जो है मैसेज कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।